एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज है 21 मार्च और आज से ठीक 60 डेज बाद यानी कि 21 मई को आप अपीयर होने वाले हो सीबीएसई क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्ज़ाम में। यस, अब हमारे पास रह गए हैं 60 डेज सीबीएसई क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम साइंस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 60 डेज़ है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स तो और पहले से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जी हाँ, आप सब लोग बिल्कुल सही हैं। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इतना सुन के कुछ बच्चों को हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस में उनके दिमाग में ओ नो 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 वाली ट्यून जो है ना चलने लगेगी कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। अब तो केवल जो है ना गिन के 60 डेज रह गए हैं, अभी तो हमारी कोई तैयारी हुई नहीं है, कैसे हम साइंस का पेपर देंगे। तो देखो, टेंशन लेने की बात नहीं है, किसी भी तरह का स्ट्रेस अपने दिमाग में मत आने दो, क्योंकि आपके टीचर्स बैठे हैं यहाँ पे। हर पॉसिबल वे में हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन क्या है ना, बीच बीच में इस तरीके के रिमाइंडर्स जो है ना आते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं और जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है ना शिफ्ट हो जाता है। हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी कम होने लगता है, फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके के रिमाइंडर्स क्या करते हैं ना, रिमाइंडर्स आपको अलर्ट करवा देते हैं कि भाई अब जो है ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड है हमारे पास। अब टाइम नहीं है कुछ भी लूज़ करने के लिए, अब तो टाइम है सब चीज़ें गेन करने के लिए। कॉन्फिडेंस हमको गेन करना है, एनर्जी हमें गेन करनी है, इंटरेस्ट हमको गेन करना है, फोकस बिल्कुल 100% होना चाहिए हमको हमारी प्रिपरेशन में, समझे। तो अब टाइम नहीं है गिव अप करने का। तो ये रिमाइंडर्स, जैसे कि सुबह सुबह मम्मा नहीं आकर के अगर हमें स्कूल के लिए रेडी करना होता है, उठाना रहता है नींद से, तो वो आके बोलती है कि देखो 7 बज गए हैं, जल्दी से उठ जाओ नहीं तो स्कूल बस मिस हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम नहीं उठते हैं, फिर 7:05 पे आपकी मम्मा फिर आएंगी और फिर आपसे बोलेंगी देखो 7:05 हो गए हैं, अगर अभी भी नहीं उठे तो अब आप लेट होने वाले हो। तो कुछ ऐसे ही ये रिमाइंडर्स आपको क्या कराते हैं, करेंट सिचुएशन के बारे में आपको अलर्ट करवा देते हैं। तो जैसे कि आज आपके पास एक रिमाइंडर आया, वैसे ही कुछ आगे भी रिमाइंडर्स आने वाले हैं। तो इन रिमाइंडर्स से डरना नहीं है, इनफैक्ट इनसे हमको क्या होना है, अलर्ट होना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी बातों को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अब हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, और इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, अपने आप को 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए रेडी करना है। बेसिकली आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने आप को एक 60 डेज के टाइम इंटरवल में साइंस एग्ज़ाम के लिए, साइंस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कर सकते हो। तो सवाल तो यही है कि आखिर कैसे अपने आप को रेडी करें। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, और वो जवाब ये है कि आपको बनानी होगी क्या, एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी तो मैंने बनाई दी है, बस आपके साथ उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना बाकी है। देखो, किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हो ना कि वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, बहुत ही इफेक्टिवली हो जाए, तो ज़रूरी है आप एक टारगेट सेट करो, आप एक गोल सेट करो। उसके लिए आप क्या करो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मैंने बना ली है, और ये स्ट्रैटेजी होगी कितने दिन के लिए, 60 डेज़ के लिए। जितने दिन अभी बचे हैं ना, उन सभी दिनों के लिए क्या है, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि अब हर एक दिन प्रेशियस है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, और हम एक भी दिन को अब जाने नहीं देंगे। हर एक दिन को हम यूटिलाइज करेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। तो आई होप आप सब मेरे साथ इस 60 डेज स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए होंगे बिल्कुल रेडी। तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं हमारी ये स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इस बार का सिलेबस है, 2021 सेशन का जो सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके पास, इनफैक्ट कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में है आपके पास टोटल 3 चैप्टर्स। ठीक है, क्योंकि 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। फिजिक्स में है आपके पास 4 चैप्टर्स, और केमिस्ट्री में है आपके पास 5 चैप्टर्स। ठीक है। तो कुल मिलाकर के पूरे साइंस सिलेबस में आपके पास हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर के आपके पास हैं टोटल 12 चैप्टर्स।
तो अब ये जो हमारे बचे हुए 60 डेज है ना, इन 60 डेज में हमें इन 12 के 12 चैप्टर्स को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक अपने जो प्रिपरेशन है ना साइंस एग्जाम के लिए वो स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे, मतलब बच्चे ये ना सोचे कि मैम हमने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है तो 60 डेज में तो शायद हमारा कुछ ना हो पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है वो बहुत ही सोच समझ के बनाई है और हर एक बच्चे के हिसाब से बनाई है। वो वाले बच्चे जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है वो भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, और वो वाले बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कई सारे चैप्टर्स वो रिवाइज कर चुके हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 60 डेज में आपको ये जितने भी 12 चैप्टर्स हैं, ये सभी के सभी 12 चैप्टर्स क्या करने हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो, जो कि हमारे पास अब एक लिमिटेड टाइम पीरियड बचा है 60 डेज का, तो अब हमको जो है ना थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, हमें अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो हम करते ही आए हैं अभी तक, लेकिन अब हार्ड वर्क के साथ हमको अभी क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। कैसे स्मार्ट वर्क करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप थोड़ा वेटेज पे अपना ध्यान दो, तो अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, ठीक है, आपके जो भी साइंस सब्जेक्ट है उसमें 3 सेक्शंस हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री सेक्शन की, तो केमिस्ट्री सेक्शन का जो वेटेज है वो कितना है, 26 मार्क्स का है। यानी कि जो आपका पेपर आएगा उसमें केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री आएगी टोटल 26 मार्क्स की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आने वाली है आपकी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग आने वाला है आपका, वर्ल्ड ऑफ लिविंग क्या है, यूनिट है बायोलॉजी की, तो ये आने वाला है आपका 23 मार्क्स का। तो केमिस्ट्री आएगी 26 मार्क्स की और बायोलॉजी आएगी आपकी 23 मार्क्स की, सॉर्टेड। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स आपकी आने वाली है 12 + 14 + 5 यानी कि 31, है ना, इतना ही होता है ना, 12 + 14 + 5 हो जाएगा 9, 10, 11, 31। तो आपका जो फिजिक्स का सेक्शन है उसका वेटेज कितना है, आपके CBSE क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम में 31 मार्क्स का है। तो फिजिक्स आएगा 31 मार्क्स का, बायोलॉजी आएगी 23 मार्क्स की और केमिस्ट्री आएगा 26 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्शन का है, वो है आपका फिजिक्स। तो मेरे हिसाब से जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ये अपने 31 मार्क्स क्या करने हैं, इंश्योर करने हैं। टोटल आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट पे दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर के टोटल हो जाएगा अपना कितना, 100, है ना। तो इंटरनल असेसमेंट तो हो चुके हैं, अब उस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है अब ये मेजर 80 मार्क्स। तो अब हमको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, किसके लिए, इन 80 मार्क्स के लिए, ठीक है। 80 मार्क्स में 31 मार्क्स का आने वाला है क्या, फिजिक्स। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरीके की है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि 80 में से 31 मार्क्स तो हमें मिल ही जाएं। कैसे, तो सबसे पहले तो हम ज़्यादा वेटेज वाले सेक्शन को सबसे पहले हम निपटा देंगे। कैसे निपटा देंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ज़रा ये देखो, हमारे पास जो 60 डेज़ का टाइम पीरियड है ना, उसको मैंने अभी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक है 41 डेज़ का सेक्शन और दूसरा है 19 डेज़ का सेक्शन। 41 डेज़ मतलब कब से कब तक, 21, यानी कि आज ही से, है ना, संडे से 21 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक का जो पूरा पीरियड है उसको मैंने बोला है 41 डेज। और इतना 41 डेज हमने रखा है किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। अब बचा हुआ जो 19 डेज का टाइम पीरियड है, कब से लेकर के कब तक, 1 मई से लेकर के 19 मई तक का। तो ये क्या है, 19 डेज का टाइम पीरियड है। इसमें हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने ये अलग अलग क्यों डिवीजन कर दिया, 41 अलग कर दिया, 19 अलग कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी शुरू हो चुके रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको अपने लिटरेचर एग्जाम्स देने हैं, इंग्लिश देना है, हिंदी देना है, शायद संस्कृत भी देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो टाइम पीरियड होगा इसमें आपको जब अपने 3 लिटरेचर के एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स देने हैं, तो इस टाइम पीरियड में ये बात तो तय है कि आप पूरा फोकस जो है ना साइंस पे या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे फोकस करने के लिए, उनका एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो इसलिए 19 डेज को मैंने अलग कर दिया है। आप पूछोगे कि मैम क्या हम इन 19 डेज में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।
करेंगे। क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हाँ आप जो है ना अभी डिवीजन समझ लो कि मैंने कैसे 60 डेज को डिवाइड किया है 41 डेज में और 19 डेज में। सॉर्टेड। देखो तो अब हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो होगी किसके लिए, इन 41 डेज के लिए। कब से लेकर के कब तक, आज ही से, अभी से ये वाला सेशन देखने के बाद तुरंत से जो है ना आप रिवीजन में लग जाना। तो अब जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो किसके लिए होगी, 21 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक की होगी। तो करना क्या है, देखो मैं आपको बता देती हूं कि हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स सेक्शन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 मार्क्स की आने वाली है फिजिक्स, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है सेक्शन, उस सेक्शन को हम पहले निपटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और इस चैप्टर को मैंने रिविजन के लिए कितने दिन दिए हैं, 21, 22, 23, 24, यानी कि 4 दिन मैंने आपको दिए हैं फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम माना कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 4 दिन देने की क्या ज़रूरत है, हम तो 2 दिन के अंदर रिवीजन कर लेंगे। माना कि आप 2 दिन में रिवीजन कर लोगे, लेकिन वो जो रिवीजन है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है। देखो हमारी ना ये एक टेंडेंसी होती है कि हम जब किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं ना तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे दिमाग में जाके जो है ना परमानेंटली बैठ जाती है। सिखाया जाता है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रही है तो एक बड़ी सी पीरियोडिक टेबल बनाओ एक बड़े से चार्ट में, और उसको आप अपने स्टडी रूम की किसी भी जो है ना दीवार पर जाकर के टांग दो। रोज़ जब आप उस टेबल को जाकर के देखोगे तो कहीं ना कहीं वो टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप रोज उस पीरियोडिक टेबल को देख रहे हो। तो यही चीज मैंने फॉलो करी है चैप्टर्स को जो नंबर ऑफ डेज हैं वो अलॉट करने के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 को मैंने दिए हैं 4 दिन। 4 दिन में मैं आपको बता रही हूं कि आपको करना क्या है। पहले दिन यानी कि 21 मार्च को आपको आधा चैप्टर रिवाइज करना है, 22 को आपको रिमेनिंग हाफ चैप्टर रिवाइज करना है, 23 को आपको क्या करना है, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हैं प्लस एग्जांपल्स दिए हैं वो सब के सब बैठ के आपकी एनसीईआरटी बुक के सब बैठ के लगाने हैं, क्योंकि फिजिक्स में ऑब्वियस सी बात है आपके पास न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। फिर इसके बाद में जो 4th डे होगा यानी कि 24 जो मार्च है उसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का एक शब्द भी जो है ना आपको मिस नहीं करना है। कुछ ऐसा करो कि एनसीईआरटी जो है ना, मेरा बस चले तो मैं एनसीईआरटी को घोल के जो है ना सब बच्चों को पिला दूं, कि उसका हर एक सवाल, चाहे वो इंटेक्स का हो चाहे वो एक्सरसाइज का हो, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन का फ्रेम चेंज करके दे देते हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं, तो हमको लगता है कि बाप रे कौन सा एक्सोटिक क्वेश्चन है, पता नहीं कौन से सैंपल पेपर से, कौन सी रिफ्रेशर से जो है ना लिया है। सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी का हर एक सवाल आपको जो है ना आना चाहिए। और 4 दिन मैंने एक चैप्टर को इसलिए दिए हैं क्योंकि जितने दिन आप उस चैप्टर को देखोगे, एनसीईआरटी के कंटेंट को देखोगे, उसके सवालों को देखोगे, उतनी ज्यादा आपकी वो सब चीजें जो है ना आपके दिमाग में जाकर के फिट होंगी, बैठेंगी। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, 60 डेज भी काफी हैं। ठीक है, और इफेक्टिव रिवीजन में क्यों बोल रही हूं, जैसे कि कुछ बच्चों को ख्याल आएगा कि मैम हम 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। 2 दिन में नहीं करना है, कम से कम आप इस चैप्टर को जो है ना 3 से 4 दिन दो। क्यों, क्योंकि अब जो आप रिवीजन कर रहे हो ना इस 60 डेज में, आप इसको अब आप फुल एंड फाइनल रिवीजन ही समझो, क्योंकि एक बार जब ये टाइम निकल जाएगा ना, अब इसके बाद में ये टाइम लौट करके नहीं आने वाला है। डरा नहीं रही हूं, ये एक सजेशन है, ये एक सच्चाई है जो कि आपको माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए फुल एंड फाइनल रिवीजन भी कुछ ऐसा करो कि अब दोबारा जो है ना आप बोल सकते हो कि थ्योरी वाले पार्ट को देखने की जरूरत ना पड़े। अब जो है ना इतना अच्छा रिवीजन करो कि सवाल से रिलेटेड चाहे जो सवाल आ जाए वो सब आपसे बन जाए। सॉर्टेड। चलो, इतना करने के बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 पे के लिए हमने यहाँ पे कितना टाइम दिया है, 25 से लेकर के 27, यानी कि 25, 26, 27, 3 दिन आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करोगे। 2 दिन 25 और 26 को क्या कर लेना, आधा आधा चैप्टर रिवाइज कर लेना, और 27 को बैठ करके जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सबके सब निपटा देना। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 कब से कब तक करेंगे, 28 से लेकर के 30 तक करेंगे। ठीक है, 28, 29, 30 यानी कि 3 दिन। वैसे भी देखा जाए तो इसमें शायद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो
थोड़े बहुत टॉपिक तो डिलीट हुए हैं, तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो 3 दिन में इसका रिवीजन अच्छी तरीके से हो सकता है। पैटर्न वही रहेगा हमारा, फर्स्ट 2 डेज क्या करोगे, आधा चैप्टर रिवाइज करोगे, इसके बाद में तीसरे या चौथे दिन क्या करोगे, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सबसे पहले वो लगाओगे। फिर इसके बाद में आया क्या, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कब से कब तक करोगे, 31 से लेकर के 1 अप्रैल तक, यानी कि 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में रिवीजन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन 31 तारीख को चैप्टर रिवाइज कर लेना, 1 तारीख को जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं वो लगा लेना। आई आपको बात समझने? तो कुल मिलाकर के 1 अप्रैल तक आपका जो है फिजिक्स वाला सेक्शन, यानी कि 31 मार्क्स का जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी बातों को मार्क माय वर्ड्स, कि जब तक आप एनसीईआरटी का हर एक सवाल नहीं लगा लेते हो तब तक आप किसी दूसरी रिफ्रेशर पे मत जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करो। आई आपको बात समझ में? चलो, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, जो कि होगा कौन सा, केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 अप्रैल से आप स्टार्ट कर दोगे उसका रिवीजन, 2, 3, 4। फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा है ना, एमसीक्यूज वगैरह तो मैं आपको उसके करा ही रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर को हमने दिए हैं टोटल 3 दिन, 2, 3, 4 तारीख तक, और फर्स्ट 2 डेज में आप क्या करोगे, आधा चैप्टर रिवाइज करोगे और तीसरे दिन बैठ करके सारे उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लगा डालना। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैंने आपको दिए हैं 5, 6, 7 यानी कि 3 दिन। इसमें भी आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 डेज में आधा चैप्टर रिवाइज करोगे, थर्ड डे में आकर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। तीसरा जो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, उसके लिए भी मैंने आपको 3 दिन अलॉट किए हैं, पैटर्न अपना सेम रहेगा। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको दिए हैं अगेन 3 दिन, 13, 14 और 15 अप्रैल। और अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो ये चैप्टर छोटा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके लिए मैंने आपको दिए हैं 2 दिन, 17 और 18 अप्रैल। आई आपको बात समझ में? तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। अच्छा रुको, यहाँ पे एक गैप भी है, 2 गैप है एग्जैक्टली। चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको कब से कब तक बोला है, 5 से लेकर के 7 तक, है ना, 5, 6, 7। इसके बाद में 8 तारीख का यहाँ पे आपको गैप है। तो 8 तारीख के गैप में आपको क्या करना है, ये जो अभी फिजिक्स सेक्शन रिवाइज करके आए हो ना, उस फिजिक्स में जो भी चैप्टर आपका मनपसंद हो, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स को, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ये जो आपको गैप दिया ना मैंने, देखो 5 से 7 और 7 के बाद मैंने 8 तारीख छोड़ी हुई है, फिर 9 से हमने चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन स्टार्ट किया है। क्यों किया? क्योंकि आप इस 8 तारीख को फिजिक्स में जो भी आपको चैप्टर पसंद है उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो है ना सॉल्व कर लेना। क्यों? क्योंकि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं होना चाहिए कि आगे 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 पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का जो है ना भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए 1 दिन का गैप दिया है। जो भी चैप्टर आपको पसंद हो या जिस भी चैप्टर में आपको डिफिकल्टी लग रही हो, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को 8 तारीख को सॉल्व कर लेना। 8 तारीख को आपको साइंस नहीं पढ़नी है इससे ज्यादा। फिर इसके बाद में 9 से 11 अपना चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन चलेगा। 12 को फिर से गैप दिया है। 12 को आप क्या करोगे, अगेन वही, कोई भी जो भी मनपसंद हो फिजिक्स का चैप्टर वो उठाना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लगा लेना। एमसीक्यू हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर, वो मैंने छोड़ दिया है। फिर इसके बाद में 16 तारीख को फिर से गैप है। 16 तारीख को आप क्या करोगे, फिर से किसी ना किसी फिजिक्स चैप्टर का जो है ना रिविजन कर लोगे, मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में। फिर इसके बाद में 18 तक आपको क्या करना है, 18 तक हम बोल रहे हैं कि आपको जो अपना केमिस्ट्री सेक्शन है वो पूरा रिवाइज करना है। इसके बाद में 2 दिन का गैप दिया जा रहा है। 2 दिन का गैप किस लिए है? 2 दिन का गैप है डायग्राम प्रैक्टिस के लिए। भाई अगर आपके पास फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री में अगर सवाल आते हैं, तो बायोलॉजी में भी तो आपके पास क्या आता है, बायोलॉजी में भी तो आपके पास डायग्राम्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसलिए ये जो बचे हुए 2 दिन हैं, यानी कि 19 और 20 अप्रैल को आपको क्या करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर देनी है। आई नो अभी तक हमने बायोलॉजी का रिवीजन फिर से स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये जो 2 दिन आपको मिले ना 19 और 20 अप्रैल, इसमें आपको डायग्राम प्रैक्टिस कर देनी है। सिर्फ और सिर्फ जो ना डायग्राम उठा करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने चैप्टर्स के लिए डेज अलॉट करे हैं ना, अब ये बच्चा तो बच्चा क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। क्यों? देखो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम हमको जो है ना, मैम सर जो भी है आप जो है ना हमको एक टाइम टेबल दे दो, उस टाइम टेबल के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। टाइम टेबल देने में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी भैया, हमारे बस में तो जो होगा हम खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए करने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि एज अ
स्टूडेंट हम आपसे उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कि आपके क्लासरूम में जो आपके क्लासरूम टीचर्स होते हैं वो आपसे डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस जो है ना ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा हमारे साथ नहीं होता। तो हमें नहीं पता कि हमारे कौन से बच्चे का कौन सा वाला सेक्शन जो है ना स्ट्रांग है और कौन सा वाला थोड़ा सा कम स्ट्रांग है। ये चीज़ डिसाइड करने वाले कौन होंगे, ये आप ही होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कितने दिन दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसका ये फर्स्ट वाला चैप्टर बहुत पक्का हो, तो वो क्या करेगा, वो तो एक दिन में ही जो है ना ये चैप्टर रिवाइज कर लेगा। वहीं उसका जो दूसरा वाला चैप्टर होगा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, हो सकता है कि उसमें उसको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो 3 दिन का जो रिवीजन का पीरियड है वो उसके लिए सफिशिएंट ना हो, उसको उसके लिए 4 या 5 दिन चाहिए है ना। तो यहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, दिखा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका वीकर सेक्शंस आपके कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन से हैं। तो इसीलिए टाइम ऊपर का जो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। बाकी इतना समझ लो कि आपको 18th तक अपना जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो पूरा रिवाइज करना है। अब आप कौन से चैप्टर को कितना दिन दे रहे हो रिवाइज करने में, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि आपका स्ट्रॉन्गर चैप्टर कौन सा है या कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको दी गई है, लेकिन हाँ इतना समझ लो कि 18 अप्रैल तक आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन कर लेना है, और बच्चे 2 दिन 19 और 20 अप्रैल उसमें आपको करना है डायग्राम प्रैक्टिस। इतना आया समझ में। चलो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट बायोलॉजी के सेक्शन की। तो चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे कब, 21 से लेकर के 23 अप्रैल तक, ठीक है। 24 तारीख का यहाँ पे गैप दिया गया है। क्यों दिया गया है यहाँ पे गैप, क्योंकि इसमें आप कोई भी अपना मनपसंद केमिस्ट्री का चैप्टर उठाना, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह एक दिन में सॉल्व कर लेना। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 25 से लेकर के 27 हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करेंगे, और 28 से लेकर के 29 तक हम चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करेंगे, यानी कि 29 अप्रैल तक। 29 अप्रैल तक हम बोलते हैं कि बायोलॉजी का रिविजन भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 29 अप्रैल तक की कहानी तो हो गई है। अब बारी आती है कि मैम अब बाकी दिन में हम क्या करेंगे। तो बड़ा आसान है, आप ये समझ सकते हो कि 21 अगर मैं बात करूं किसकी, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आपके पास कितने दिन बचे भाई, 29 तक तो हमने रिवाइज कर लिया ना, 29 तक अपनी गाड़ी हो चुकी है। अब बचे कितने, अप्रैल के मंथ में 2 दिन बचे हैं, है ना। एक बचा है 30 और एक बचा है 31। 30 और 31 में क्या करोगे, जो भी इतना सब कुछ रिवीजन करने के बाद आपको लग रहा है कि ये वाला जो चैप्टर है ना इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उस चैप्टर को उठाना और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह या वेरी शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगा लेना। कब, 30 और 31 अप्रैल। याद रखना कि 29 अप्रैल तक बायोलॉजी का यानी कि तीनों ही सेक्शंस का रिवीजन हो जाना चाहिए। 30 और 31 को आप क्या करोगे, जो भी चैप्टर में आपको डाउट है उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम बोलते हैं कि आ जाएगा क्या, अपना 19 डेज स्ट्रेटेजी, है ना। 41 डेज की स्ट्रेटेजी हो चुकी है, अब बात आती है 19 डेज की स्ट्रेटेजी की। 19 डेज मतलब क्या, जो कि 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब 6 मई को तो आपका इंग्लिश का पेपर है ना। तो मैं आपसे ये बोल सकती हूँ कि मैं आपको 1 तारीख से डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में 5 दिन लग जाए, कुछ बच्चों को 4 दिन लगे, कुछ बच्चों को 3 दिन लगे, वो आपके ऊपर है। तो 1 मई से तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, हाँ। लेकिन जिस दिन आप इंग्लिश का पेपर देकर के आओगे 6 मई को, तो उस दिन तो आप डेफिनेटली कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले हो, नहीं करने वाले हो ना। तो उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन आप करोगे सैम्पल पेपर सॉल्व। सैम्पल पेपर मतलब क्या, पूरे साइंस सब्जेक्ट का सेक्शन वाइज सैम्पल पेपर सॉल्व करते मत बैठ जाना। पूरा का पूरा जो साइंस सब्जेक्ट है उसका आप एक सैम्पल पेपर लगा लेना। कब, एग्जाम देकर के आओगे, सो जाना आकर के, रिलैक्स करना, शाम को जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो एक सैम्पल पेपर बैठ के जो है ना सॉल्व कर लेना। फिर इसके बाद में 7 तारीख को आप क्या करोगे, अगेन डायग्राम प्रैक्टिस करोगे बायोलॉजी के, क्योंकि डायग्राम्स तो उसमें बहुत सारे होते हैं। तो 7 तारीख को आप क्या करोगे, डायग्राम प्रैक्टिस करोगे। फिर इसके बाद में 10 तारीख को, 10 को शायद आपका एक और लिटरेचर का पेपर है। तो उस दिन भी जब आप पेपर देकर के आओगे लिटरेचर का, तो पढ़ने तो वाले नहीं हो, तो क्या करोगे, सैम्पल पेपर जो है ना एक लगा लेना। तो कुल मिलाकर के अभी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसके हिसाब से मैंने आपको 10 मई तक क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बच्चे बोलेंगे कि मैम उसके बाद में क्या, उसके बाद में मैं एक और रिमाइंडर लेकर के आऊँगी
और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 10 के बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये हो गई क्या हमारी 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी। आई नो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम अभी तो उस हिसाब से जो है ना 62 डेज़ बाकी हैं। ऐसा नहीं है, देखो 62 डेज़ कैसे हो रहे हैं, जो 62nd डे है ना उसमें तो आप जाकर के एग्ज़ाम ही दोगे, और जो 61st डे है यानी कि इसके एक दिन पहले वाला दिन, उसमें आपको जो है ना कोई नई चीज़ रिवाइज नहीं करनी है। उसमें क्या करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन आज ही से, अभी से, इस सेशन के बाद से ही आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने तो एक चैप्टर को 4-4 दिन दिया है, 3-3 दिन दिया है, ऐसा क्यों? तो उसके 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। एक बता दिया है, एक और बता देती हूँ। एक रीज़न क्या है कि जितने बार किसी आप चीज़ को देखोगे उतने अच्छे तरीके से वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि और भी तो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, अकेले साइंस ही पढ़ते रह जाओगे क्या? तो हुआ क्या, उठे सुबह सपोज 9 बजे से आप पढ़ने बैठ गए, तो 9 से 11 क्या करो, आधा चैप्टर पढ़ लो, या 9 से 12 आधा चैप्टर पढ़ लो और उसको छोड़ दो। फिर 12 के बाद आप फ्री हो, जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद है वो आप पढ़ने बैठ जाओ। तो 9 से 12 का जो ना आप एक टाइम बना लो कि 9 से 12 में हमें साइंस का चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट डे क्या करोगे, जो रिमेनिंग हाफ चैप्टर होगा 9 से 12 वो पढ़ लेना। फिर तीसरे दिन क्या करोगे, 9 से 12 इंटेक्स क्वेश्चंस और एग्जाम्पल क्वेश्चंस लगा लेना। फोर्थ डे क्या करोगे, 9 से 12 जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो कर लेना। जितने बार देखोगे उतने अच्छे तरीके से दिमाग में घुसेगी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गई क्या 60 डे स्ट्रैटेजी CBSE क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आगे, इसके आगे क्या होने वाला है ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा हमारे अपकमिंग सेशन में। तो इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आज के सेशन में मैंने आपके साथ जो भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है वो सभी बच्चों को समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली मैं आपसे किस तरीके का, किस पैटर्न का रिविजन चाह रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड MCQs करवा रही हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी करवा दूंगी, केस बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वो सब आपको क्या करने हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते जाने हैं, रिवाइज करते जाने हैं। ठीक है, बार बार बोलती हूँ मैं आपको एक ही चीज़ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे हर बार हर एक सवाल का जो है ना जवाब बनी जाए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं बन रहा है क्वेश्चन कोई बात नहीं, एक सेशन आप देखोगे तो ज़रूर आप उस सेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाओगे। ठीक है, खाली हाथ नहीं लौटोगे। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहो, MCQs और केस बेस्ड क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करते रहो, और ये वाली स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।